सूरज की पहली रोशनी जब पेरिस के पुराने पुलों के नीचे बहती सीन नदी पर सुनहरी चमक बिखेरती है। और उसी वक्त बहुत दक्षिण में लेवेंडर के खेत हवा में धीरे धीरे हिलते हैं, जबकि आल्प्स की बर्फीली चोटियां शांत झीलों के ऊपर पहरा देती खड़ी रहती हैं। तब फ्रांस एक ही तस्वीर में समाने वाला देश नहीं लगता। फ्रांस खुद को एक साथ नहीं खोलता, वो धीरे धीरे सामने आता है, रोशनी में, पत्थरों में, स्वाद में, यादों में, और उस एहसास में कि यहाँ खूबसूरती सिर्फ दिखाई नहीं देती, जी भी जाती है। फ्रांस उन बहुत कम देशों में है जहाँ एक ही रेल यात्रा आपको शाही महलों से बर्फीली पहाड़ियों तक, अंगूर के बागों वाले गांवों से भूमध्य सागरीय धूप तक ले जा सकती है। और अगर आप इस सफ़र में आखिर तक हमारे साथ रहें तो आपको समझ आएगा कि फ्रांस बाकी मशहूर देशों से इतना अलग क्यों महसूस होता है। जल्दी चले गए तो आप वही पुरानी पेरिस वाली तस्वीर लेकर लौटेंगे, जबकि असली फ्रांस उससे कहीं बड़ा है। दुनिया डिकोडेड में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो खुलने वाला है वो पोस्टकार्ड से बहुत आगे की दुनिया है। नक्शे पर देखिए तो फ्रांस पश्चिमी यूरोप में है, लेकिन असर के मामले में वो अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक फैला हुआ है। इसके पड़ोस में स्पेन है, इटली है, बेल्जियम है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है। पर असली बात सिर्फ ये नहीं कि वो कहाँ है, असली बात ये है कि उसके भीतर कितनी अलग अलग दुनिया बसती हैं। कहीं समुद्र है, कहीं पहाड़, कहीं पुराने खेत हैं, कहीं तेज रफ्तार शहर हैं, कहीं घंटियों से गूंजती मध्यकालीन बस्तियां हैं, और कहीं नीली धूप से नहाया हुआ समुद्री किनारा है। बहुत से लोग फ्रांस को सिर्फ पेरिस से पहचानते हैं, पर जैसे भारत को सिर्फ दिल्ली या पाकिस्तान को सिर्फ लाहौर से समझा नहीं जा सकता, वैसे ही फ्रांस को भी सिर्फ एक शहर में बांधना उसके साथ नाइंसाफी होगी। उत्तर में नॉर्मंडी का समुद्री किनारा है, जहां एत्रेता की सफेद चट्टानें समुद्र के ऊपर इस तरह उठती हैं जैसे किसी पुराने चित्रकार ने उन्हें हाथ से तराशा हो। पश्चिम में अटलांटिक की खुली हवा है। दक्षिण में प्रोवांस है, जहां लेवेंडर और सूरजमुखी के खेत गर्मियों में धरती को रंगों से भर देते हैं। पूर्व में आल्प्स हैं, जहां बर्फ, पत्थर, हवा और पानी मिलकर एक बिल्कुल अलग फ्रांस बनाते हैं। और दक्षिण पश्चिम में पिरेनीज की पहाड़ियां हैं, जहां फ्रांस और स्पेन जैसे एक दूसरे को छूते हुए नजर आते हैं। सीन, लॉयर और रोन जैसी नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये फ्रांस की चाल तय करती हैं। सीन पेरिस की धड़कन के बीच से बहती है। लॉयर घाटी के महल, खेत और गांव उसके किनारों से जैसे इतिहास की लंबी सांस लेते हैं। रोन दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए शहरों, व्यापार और भूमध्य सागरीय रोशनी को जोड़ती है। फ्रांस को समझना हो तो उसके पानी को देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ नदियाँ रास्ता भी बनाती हैं और याद भी संभालती हैं। एक पल के लिए नॉर्मंडी के समुद्र किनारे खड़े हो जाइए, जहाँ हवा में नमक है, चट्टानों पर सफेदी है और आसमान इतना खुला है कि आदमी खुद को छोटा महसूस करने लगे। फिर वहीं से प्रोवांस की तरफ उतरिए, जहाँ हवा में फूलों की हल्की गंध है, पुराने पत्थर के घर हैं और शाम को रोशनी का रंग बदल जाता है। उसके बाद आंसी झील के किनारे पहुंचिए, जहां पानी इतना साफ दिखता है कि पहाड़ उसका आईना लगते हैं। यही वो बात है जो फ्रांस को चौंकाती है। ये एक देश कम, कई देशों का मिला जुला एहसास ज्यादा लगता है। लेकिन ये अभी सिर्फ ऊपर की परत है, क्योंकि जिस फ्रांस को दुनिया सबसे ज्यादा जानती है वो अभी सामने आना बाकी है। और फिर आता है पेरिस, वो शहर जिसके बारे में इतना कहा जा चुका है कि लगता है अब कुछ नया बचा ही नहीं होगा। लेकिन पेरिस की असली ताकत सिर्फ उसकी खूबसूरती में नहीं है, उसकी ताकत उसकी याद में है। एफिल टावर को लोग देखते हैं, उसकी तस्वीरें लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पर वो सिर्फ लोहे की एक इमारत नहीं है। 1889 में पूरा हुआ ये टावर आज फ्रांस की पहचान है। लेकिन पेरिस की कहानी इससे कहीं पुरानी, कहीं गहरी है। सीन नदी के किनारे चलते हुए पुराने पुल, किताबों की छोटी छोटी दुकानें, कैफे की कुर्सियां और सड़क किनारे बैठे लोग मिलते हैं।
नोटर डाम का गिरजाघर, जिसके पत्थरों में सदियों की आस्था और आग दोनों की कहानी छिपी है। लॉव्र, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मशहूर संग्रहालयों में गिना जाता है, जहां कला सिर्फ दीवार पर टंगी चीज नहीं, बल्कि ताकत, महत्वाकांक्षा और समय का रिकॉर्ड बन जाती है। मॉनमार्त्र की ऊंचाई पर खड़े होकर शहर को देखो तो लगता है पेरिस किसी नक्शे का शहर नहीं, एक लंबे सांस्कृतिक संवाद का नाम है। लेकिन पेरिस को सिर्फ प्यार और फैशन का शहर कह देना उसकी सबसे बड़ी सच्चाई को छोटा कर देना होगा। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति यहीं से फूटी। बास्तील का किला अब वहां नहीं है, लेकिन उसका साया आज भी फ्रांस की राजनीति, उसकी बहसों, उसके विरोध और उसकी आजादी की भावना में जिंदा है। ये वही शहर है जहां राजा गिरे, जनता उठी और यूरोप की राजनीति का रास्ता बदल गया। नेपोलियन का नाम भी इसी इतिहास में गूंजता है। उसने फ्रांस की ताकत, उसके गर्व और उसके असर को एक नए रूप में दुनिया के सामने रखा। इसलिए पेरिस की सड़कों पर चलते हुए आदमी सिर्फ इमारतें नहीं देखता, वो सदियों की आवाजें सुनता है। भारत और पाकिस्तान के दर्शकों के लिए ये बात बहुत जानी पहचानी लगेगी। हमारे यहाँ भी शहर सिर्फ शहर नहीं होते। दिल्ली, लखनऊ, लाहौर, कराची, कोलकाता, ढाका, हैदराबाद, ये सब अपने भीतर राजनीति, तहजीब, जख्म, गर्व और यादें लेकर चलते हैं। पेरिस भी वैसा ही है। फर्क बस इतना है कि यहाँ हर मोड़ पर इतिहास पत्थरों में लिख दिया गया है। अगर फ्रांस का ये चेहरा आपको अब तक चौंका रहा है, तो यहीं इस कहानी को पसंद कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि आगे इस देश की परतें और खुलने वाली हैं। और फिर आता है वो हिस्सा जो फ्रांस को सिर्फ खूबसूरत नहीं, यादगार बनाता है। यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जी जाती है। सुबह सुबह किसी मोहल्ले की बेकरी के बाहर लाइन लगती है, अंदर से गर्म रोटी की खुशबू बाहर आती है। कोई आदमी साइकिल रोककर बैगेट ले रहा है, कोई बुजुर्ग महिला धीरे धीरे ताज़ी ब्रेड चुन रही है, कोई बच्चा हाथ में पेस्ट्री लिए मुस्कुरा बैठा है। ये सब मामूली लगता है, पर यहीं फ्रांस की असली लय छिपी है। यहाँ खाने के लिए वक्त निकाला जाता है, बातचीत के लिए वक्त निकाला जाता है, परिवार के लिए, आराम के लिए, छुट्टी के लिए, शहर के चौक में बैठने के लिए, सड़क किनारे कॉफ़ी पीने के लिए। यहाँ की जिंदगी हर वक्त भागती हुई नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं करते, करते हैं और बहुत करते हैं, मगर उनके जीने के तरीके में एक बात साफ दिखती है, जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं, जीने के लिए भी है। फ्रांस के अलग अलग हिस्सों की अपनी पहचान है। ब्रिटनी में समुद्र की खुशबू और सेल्टिक असर मिलता है। आल्सास में घरों की बनावट और खाने में जर्मन नज़दीकी झलकती है। प्रोवांस में धूप, जड़ी बूटियां और रंगों का अपना ही संसार है। कोर्सिका अलग स्वभाव वाला द्वीप है, जहां पहाड़, समुद्र और स्थानीय गर्व साथ चलते हैं। हर इलाका खुद को सिर्फ फ्रांसीसी नहीं, अपने स्थानीय नाम से भी पहचानता है। ये बात दक्षिण एशिया के लोगों को खूब समझ आती है। जैसे कोई कहता है, मैं सिर्फ भारतीय नहीं, मैं पंजाबी हूँ, बंगाली हूँ, तमिल हूँ, कश्मीरी हूँ। या कोई कहता है, मैं सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, मैं सिंधी हूँ, पठान हूँ, बलोच हूँ, पंजाबी हूँ। फ्रांस में भी ये स्थानीय लगाव बहुत गहरा है। किसी छोटे गांव के बाजार का नज़ारा देखिए। लकड़ी के ठेले पर चीज़ रखी है, कहीं जैतून है, कहीं ताज़े फल हैं, कहीं फूल हैं। दुकानदारों की आवाज़ें मिल रही हैं। पुरानी दुकान के ऊपर फीका पला बोर्ड है। एक दादी रोटी चुन रही हैं, उसी गंभीरता से जैसे हमारे यहाँ कोई अच्छे आम या सही मसाले चुनता है। यही वो जगह है जहाँ फ्रांस अचानक दूर का यूरोपीय देश नहीं लगता, वो परिचित लगने लगता है। लेकिन ठहरिए, क्योंकि अब कहानी में खाना आने वाला है, और फ्रांस में तो एक सादा खाना भी विरासत जैसा महसूस हो सकता है। फ्रांसीसी खाना दुनिया भर में मशहूर है, पर इसकी असली कहानी सिर्फ स्वाद की नहीं, जगह की है। बैगेट, क्रोइसां, चीज़, माकरों, क्रेप, ये नाम दुनिया जानती है, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक स्थानीय मिट्टी, मौसम और आदत का रिश्ता है। मार्से की बुइयाबेस समुद्र से ऑन निकलती है। कोकोवैन में देहात की धीमी पकाई हुई समझ है। रातातुई में दक्षिण की सब्जियां और धूप है। कीश लोरेन अपने इलाके की पहचान है। कुछ लोगों के लिए एस्कार्गो अजीब हो सकता है, लेकिन फ्रांस के लिए यह भी खाने की परंपरा का हिस्सा है। बोर्दो, बरगंडी और शैंपेन के अंगूर के बाग
सिर्फ शराब का कारोबार नहीं, पीढ़ियों का काम है। यहाँ खेतों की कतारें इतनी सधी हुई दिखती हैं जैसे किसी ने जमीन पर कविता लिखी हो, लेकिन ये कविता पसीने, मौसम और इंतजार से बनती है। फ्रांस में भोजन को जल्दबाजी में खत्म करने वाली चीज नहीं माना जाता। यहाँ खाना बैठकर खाया जाता है, समझकर खाया जाता है, बांटकर खाया जाता है। पेरिस की एक छोटी बुलंदरी से एक रोटी निकलती है, बाहर से हल्की कुरकुरी, अंदर से नरम। वो किसी मेज तक जाती है जहां मक्खन है, चीज है, शायद सूप है, शायद थोड़ी सी जैम। इसमें शान का प्रदर्शन नहीं है, इसमें ध्यान है, अपनापन है। ये बात हमारे खाने की संस्कृति से भी जुड़ती है। जैसे हमारे यहाँ दाल, रोटी, बिरयानी, निहारी, कढ़ी, पराठा, चाय, ये सिर्फ पेट भरने की चीजें नहीं, घर की याद होती हैं। फ्रांस में भी खाना यही काम करता है। फर्क बस स्वाद का है, भावना का नहीं। और फिर सफर शुरू होता है। फ्रांस उन देशों में है जहां यात्रा खुद कहानी बन जाती है। यहाँ की तेज रफ्तार रेल सेवा, जिसे टीजीवी के नाम से जाना जाता है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि बदलते हुए फ्रांस को देखने की खिड़की है। पेरिस से ट्रेन चलती है। पहले शहर की इमारतें पीछे छूटती हैं, फिर खुले खेत दिखते हैं, फिर अंगूर के बाग आते हैं, फिर कहीं दूर पुराने गिरजाघर का शिखर नजर आता है। और कुछ घंटों बाद भूमध्य सागरीय धूप हर चीज का रंग बदल देती है। कोलमार जैसे शहर में आधे लकड़ी वाले रंगीन घर और नहरें हैं, जैसे किसी पुरानी कहानी के पन्ने खुल गए हों। आंसी में झील, पुल और पीछे खड़े पहाड़ ऐसा दृश्य देते हैं जिसे देखकर आदमी कुछ पल चुप हो जाए। गोरद में पत्थर के घर पहाड़ी ढलान पर टिके हुए लगते हैं, रुकामादूर चट्टान से चिपका हुआ मालूम पड़ता है। एगोइसहाइम गोल गलियों वाला एक ऐसा गांव है जहां चलना भी किसी याद में उतरने जैसा लगता है। लॉयर घाटी के महल बताते हैं कि ताकत भी कभी सुंदरता के साथ दिखाई जाती थी। प्रोवांस की सड़कें गर्मियों में खुशबू और धूप के बीच से गुजरती हैं, और फ्रेंच रिविएरा का किनारा, जहां समुद्र का नीला रंग और शहरों की हलचल साथ मिलती है, एक बिल्कुल अलग फ्रांस दिखाता है। फिर आता है मो सेंट मिशेल। ज्वार के समय समुद्र के बीच से उठता हुआ ये पथरीला चमत्कार ऐसा लगता है जैसे पानी पर कोई सपना खड़ा हो। नीचे लहरें, ऊपर मठ, बीच में पत्थर की दीवारें और चारों तरफ बदलता हुआ आसमान। इतिहास, आस्था, वास्तुकला और प्रकृति यहां एक साथ खड़े मिलते हैं। अगर आपको ऐसी शांत लेकिन गहरी खूबसूरती अपनी तरफ खींचती है तो दिल से बताइए, फ्रांस में आप सबसे पहले कौन सी जगह देखना चाहेंगे? क्योंकि मशहूर शहरों से परे यही वे जगहें हैं जो दिल में बैठ जाती हैं। फ्रांस का एक और चेहरा है जिसे देखे बिना ये देश पूरा समझ में नहीं आता, आधुनिक फ्रांस। ये देश सिर्फ पुराने महलों और कैफे का नहीं है, ये हवाई जहाज बनाने वाली ताकत भी है। ये लग्जरी सामान, फैशन, खेती, पर्यटन और परिवहन में मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ सार्वजनिक व्यवस्था, शहरी योजना और रेल नेटवर्क में रोजमर्रा की जिंदगी को एक खास ढंग से गढ़ा है। फ्रांस पुराना भी है और बहुत आधुनिक भी। पेरिस के बाहर भी कई शहर अपनी अलग धड़कन रखते हैं। लियों खाने और कारोबार के लिए जाना जाता है। मार्से बंदरगाह की खुरदुरी ऊर्जा लेकर चलता है। टूलूज विमानन दुनिया से जुड़ा हुआ है। नीस में समुद्र और धूप का अलग अंदाज है। स्ट्रासबुर्ग में यूरोप की राजनीति और स्थानीय पहचान दोनों साथ दिखाई देती हैं। और इन सब के बीच एक बात साफ रहती है, फ्रांस एक ही रंग का देश नहीं है। ये कई पृष्ठभूमियों, कई भाषाई असर, कई खानपान और कई प्रवासी समुदायों से मिलकर बना आज का समाज है। लेकिन अगर एक चीज है जो पूरे देश की नसों में सीधी उतरती है तो वो है फुटबॉल। यहाँ फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है, ये शहर का गर्व है, मोहल्ले की आवाज है, परिवार की बहस है और कभी-कभी पूरे देश का साझा जश्न है। राष्ट्रीय टीम की विश्व कप जीतों ने इस भावना को और गहरा किया है। जब फ्रांस जीतता है तो सड़कों पर झंडे निकलते हैं, लोग गले मिलते हैं, गाड़ियां हॉर्न बजाती हैं और रात देर तक शहर सांस नहीं लेता, धड़कता है। मार्सेई की किसी बड़ी फुटबॉल रात की कल्पना मत कीजिए, उसके करीब का एहसास लीजिए। सड़कें भरी हुई हैं, कैफे के बाहर लोग खड़े हैं,
चेहरों पर उम्मीद है। गोल होते ही शोर उठता है, जैसे पूरा इलाका एक साथ फट पड़ा हो। ये नज़ारा भारत और पाकिस्तान के दर्शकों को बिल्कुल अजनबी नहीं लगेगा। हमारे यहाँ क्रिकेट, वहाँ फुटबॉल। भावना वही, शहर का गर्व वही, भीड़ की आवाज़ वही। अगर ये ऊर्जा आपको स्क्रीन के पार भी महसूस हो रही है, तो इस सफ़र को पसंद कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि यहीं फ्रांस पोस्टकार्ड होना बंद करता है और एक असली सांस लेता हुआ देश बन जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने मशहूर नामों, इतनी बड़ी इमारतों, इतनी लंबी खबरों और इतने भारी इतिहास के बाद भी जो चीज़ आखिर में लोगों के साथ रहती है, वो अक्सर कुछ बहुत शांत होती है। कोई गांव की बेकरी, कोई शाम की नदी, किसी गिरजाघर की परछाई, किसी झील के ऊपर उतरती ठंडी हवा, किसी बाजार की धीमी गूंज, या दूर से आती स्टेडियम की आवाज़। शाम ढलती है, सीन नदी पर रोशनियां झिलमिलाने लगती हैं। पेरिस फिर से चमकता है, लेकिन अब वो सिर्फ एक खूबसूरत शहर नहीं लगता। अब वो फ्रांस की लंबी बातचीत का एक हिस्सा लगता है। एक तरफ इतिहास है जिसने इस देश को बहस करना, बदलना और खुद को फिर से गढ़ना सिखाया। दूसरी तरफ सुंदरता है जो यहाँ सिर्फ महलों और संग्रहालयों में नहीं, बल्कि रोटी, रास्तों, खेतों, गांव, झीलों और लोगों के रोजमर्रा के बर्ताव में भी बसती है। फ्रांस इसलिए मायने नहीं रखता कि वो मशहूर है, वो इसलिए मायने रखता है क्योंकि वो दिखाता है कि खूबसूरती एक ही रूप में नहीं आती। वो बड़े शहर में भी हो सकती है, शांत गांव में भी, पहाड़ की चोटी पर भी, समुद्र के बीच उठे पत्थर के मठ में भी, खाने की मेज पर भी, फुटबॉल के नारे में भी, पुराने पत्थरों में भी, तेज रफ्तार ट्रेन की खिड़की के बाहर भागते हुए खेतों में भी। और शायद यही वजह है कि फ्रांस लोगों के साथ रह जाता है, एक तस्वीर की तरह नहीं, एक एहसास की तरह। जैसे कोई लंबी यात्रा खत्म होने के बाद भी आपके भीतर चलती रहे। कहीं एक गांव की बेकरी है, कहीं पहाड़ी झील है, कहीं गिरजाघर की छाया है, कहीं भीड़ में गूंजता हुआ फुटबॉल गीत है। इन्हीं सबके बीच फ्रांस अपनी असली ताकत दिखाता है। वो आपको सिर्फ कुछ देखने के लिए नहीं देता, वो आपको कुछ याद रखने के लिए दे जाता है।